हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत में संवैधानिक विकास के बारे में। यानी भारत के जो संविधान का विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, उसके पीछे कारण क्या था, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान का विकास है उसको हम दो चरणों में बांटेंगे और उसके बाद से हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे, भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन भारत, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम भारत को पढ़ने वाले हैं। यानी कंपनी का माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर किस प्रकार शासन किया गया उसका काल हम देखने वाले हैं, और ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन किया गया उसके बारे में आप देखने वाले हैं। और इनके द्वारा कंपनी को किस प्रकार के रेगुलेट किए, किस प्रकार के अधिनियम लाए गए, और उसी के क्रम में क्या हुआ, किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ, इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा है 1773 से लेकर 1853 तक रहा है, और ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है प्रत्यक्ष रूप से 1858 से लेकर 1947 तक रहा है। ये डेट आपको नोट कर लेना है, कभी कभी पूछ देता है। और इसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कही गई है, कौन कौन सी बातें की गई है, कंपनी को कैसे रेगुलेट किया गया है, इन सब बातों को हम जानेंगे। तो देखिए अपने 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, वो तो जॉर्ज थर्ड थे, पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ये सारी बातें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट समय ब्रिटेन के राजा आपके कौन थे, जॉर्ज थर्ड, पीएम लॉर्ड नॉर्थ, और बंगाल के प्रथम गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड क्लाइव थे। हालांकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और यह व्यापार के लिए किया गया था। जो ईस्ट देश थे, यानी जो पूर्वी देश थे, उनके साथ व्यापार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और पूर्व में जो भारत में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 15 वर्षों के एकाधिकार के साथ भारत में आया था। और सर्वप्रथम कहाँ आया था, तो आपको सूरत में आपको नोट कर लेना है, और सूरत से ही अपना व्यापार करना शुरू किया। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के कारण जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 का एक प्लासी का युद्ध होता है, और उसमें जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्वकर्ता थे वो लॉर्ड क्लाइव थे, ये आपको नोट कर लेना है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे एक तरफ थे क्लाइव। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और यहीं से क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। अगला देख लेते हैं 1764 बक्सर का युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल, अवध और मुगल के जो शक्तिशाली शासक थे उस समय के, उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है, और उसे कहते हैं बक्सर के युद्ध। 1764 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये आपको नोट कर लेना, हेक्टर मुनरो, ये इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो हो गए, प्लासी के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता क्लाइव हो गए। ये आपको दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब क्या हुआ कि ये तीनों लोग हार जाते, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक जो थे, ये तीनों हार जाते हैं। और उसके पास से क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, और क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि कराई जाती है 1765 में। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसके युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तो बक्सर के युद्ध के बाद। और 1765 में किसकी इलाहाबाद की संधि हुई, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई, और बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और द्वैध शासन के जो जनक है वो माने जाते हैं लियोनस कार्टियस, ये भी आपको नोट कर लेना है। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ से सारे पॉइंट आपको बस नोट कर लेना है, ये सारे फैक्ट है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो द्वैध शासन लागू हो गया था बंगाल में, उसमें क्या था कि जो दीवानी अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी, और जो प्रशासनिक थी, यानी व्यय, सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा जो था, उस प्रकार के जो शासन था वो किसको मिल गया था, वहाँ के नवाब को। तो देखिए इसके पीछे कारण क्या था, जो बंगाल द्वैध जो शासन ला गया था बंगाल में, उसमें जो दीवानी मामला था, यानी राजस्व वसूलने की, यानी पैसा जो जिसके पास आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया।
और जो खर्चा करेगा और सुरक्षा देगा और वहाँ की जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा देगा, वो किसके पास आएगा? नवाब के पास। तो वो नवाब के पास पैसा रह नहीं गया, पैसा सारा इसके पास जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये भी एक कारण हो जाता है। अब बंगाल में जो द्वैत शासन है उसको समाप्त करने का जो श्रेय है वो जाता है आपके वारेन हेस्टिंग्स को। ये भी आपको नोट कर लेना है। शुरू किसने किया बंगाल में? तो लॉर्ड क्लाइव ने। और अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या हुआ कि ये राजस्व इसको मिलने लगा, और ये क्या है कि इसको सारा धन मिलने लगा। उसके पश्चात जो वहाँ के अधिकारी थे, कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो क्या हुए? मालामाल होते चले गए, और उनके अंतर्गत भ्रष्टाचार आ गया। और क्या हुआ कि उस पैसा जो था वो उनके पास रहता था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो घाटे में जाने लगी। तो हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी जो ब्रिटिश में राजा थे, उनको पता चला। तो वहाँ के जो पीएम थे, उन्होंने देखा कि राजस्व जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई, गुप्त समिति जिसको हम कहते हैं। उसी का नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट। यानी जो गुप्त समिति बनाई गई थी लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, उसी का नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके बारे में हम जानेंगे ये क्यों लाया गया। तो ये कंपनी को नियंत्रण के लिए, यानी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया, और उसके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक पीएम थे, और इन्हीं के द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई थी। उसी गुप्त समिति का नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया। तो ये किस लिए आया था? तो कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए, ये रेगुलेट करने के लिए आया था ये रेगुलेटिंग एक्ट। उम्मीद है कि रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे का कारण समझ गए, और ये क्यों आया था और किसके द्वारा लाया गया था, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बातें हुई थी उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था, जो क्लाइव थे, उनका जो पद है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बने? वारेन हेस्टिंग। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और 1774 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जो आप फिलहाल में आज आप देख रहे हैं। इसके लिए क्या गया? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1774 में, उसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट की 1774 में जिसकी स्थापना की गई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले जो बने थे एलिजा इम्पे। ये आपको नोट कर लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे। और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी को 4 सदस्यीय बना दिया गया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यही नोट करना है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर क्राउन ने क्या किया? जो ब्रिटिश शासन जो था, क्राउन शासन था, उसने नकेल कसा, और अप्रत्यक्ष रूप से उसने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन करने की कोशिश की। तो पहला ये आपको नोट कर लेना है। और दूसरा जो है, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के? तो वारेन हेस्टिंग बने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश बनाए गए। और पहले मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। और बंगाल के गवर्नर जनरल कार्यकारिणी जो थी उसको 4 सदस्यीय बना दिया गया। ये सारे पॉइंट आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये 1784 में आया था, और ब्रिटिश पीएम जो थे उसमें विलियम पिट थे, उन्हीं के नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब आपको नोट कर लेना है इसके कार्य। इसमें जो क्या क्या हुआ था फ्रेंड कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसके कार्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो राजनीतिक कार्य करेगा, एक जो है व्यापारिक नियंत्रक कार्य करेगा। यानी राजनीतिक कार्य किसको दे दिया गया? तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया, और व्यापारिक कार्य जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। तो इसमें 2 आपको संस्था आपको नोट कर लेना है। 2 संस्था का स्थापना की गई किसके माध्यम से? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1784 में। तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया और 2 संस्था की स्थापना की गई। एक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक होता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या रहेगा? तो ये व्यापारिक नियंत्रण करेगा, यानी व्यापार पर नियंत्रण करने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया गया। और इसमें 24 सदस्य होते हैं। और राजनीतिक कार्य जो किसको दे दिया गया? वो दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? तो वो राजनीतिक कार्य करेगा, और इसमें 6 सदस्य थे। तो क्वेश्चन बनता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसका काम क्या था? तो आपको बताना है राजनीतिक कार्य इसको दिया गया, और बोर्ड ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको क्या काम दिया गया था? वो व्यापारिक नियंत्रण रखेगा।
तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और ये विलियम पिट्स के नाम पे आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। इसमें एक और पॉइंट नोट करिएगा कि कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य घोषित करने वाला पहला दस्तावेज है। यानी भारत में क्राउन का यानी ब्रिटेन का कंपनी के माध्यम से शासन इसी दस्तावेज के माध्यम से शुरू हो गया। और हमने बताया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके माध्यम से क्या हुआ, प्रारंभ हो गया होना, वहाँ पे कोशिश किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इसके माध्यम से शासन करना शुरू किया गया। कंपनी के माध्यम से भारत पे शासन करने का श्रेय ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया, इसी एक्ट के माध्यम से। ये आपको नोट कर लेना है। और ये भी बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा आपका राजनीतिक कार्य, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या काम करेगा, तो आपका व्यापारिक नियंत्रण करेगा। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। अगला देख लेते, अगला है फ्रेंड्स आपका चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 के चार्टर एक्ट में आपको नोट करना है पहला पॉइंट कि शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए गए। चीन चाय को छोड़कर, यानी चीन और चाय को छोड़कर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट, ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे अनुमति दी गई। 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं चार्टर एक्ट में। पहला जो है शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए अनुमति दी गई, और चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और ईसाई मशीनरी को क्या किया गया, यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दी गई। अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, विलियम बेंटिंग। हमने बताया था कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर पहले लॉर्ड क्लाइव बताए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, तो भारत के गवर्नर जनरल बने आपके विलियम बेंटिंग। ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। यहाँ पे आंशिक रूप से देखा गया चाय और चीन को, जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसमें चाय और चीन के साथ छोड़ के, यानी चाय और चीन के अलावा जितने भी एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। वहीं जो विधि आयोग था उसकी स्थापना की गई, और पहले विधि आयोग के आपके अध्यक्ष बने वो मैकाले बने, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 1833 में चार्टर एक्ट में ये सब पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो हमने आपको बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के जो था उसको नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग कर दिए गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, और विधि आयोग की स्थापना की गई, और पहले अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को। अगला देख लेते हैं, इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की गई इसी एक्ट में, और 1843 में क्या किया गया, एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये सारे पॉइंट थे आपके 1833 के चार्टर एक्ट में। अब देख लेते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में इसमें क्या कहा गया था। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ये सारे फैक्ट एक तरह से, ये सारे एक्ट में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। तो आपको ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, 1853 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में जो सिविल सेवा थे उसकी खुली प्रतियोगिता करने का इसमें प्रावधान किया गया। जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम थे उसको खुला तौर पर क्या होगा, यहाँ पे प्रतियोगिता होगी, इसमें कहा गया था 1853 के चार्टर एक्ट में। और अंतिम चार्टर एक्ट है, ये आपको नोट कर लेना है। हमने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में शासन की कब तक रहा था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक रहा था। इसके बाद से जो है डायरेक्ट तौर पे क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। इसके बारे में हम आपके डिटेल में बात करेंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा की जो है खुली प्रतियोगिता करने का कोशिश की गई इसमें, किसमें, तो 1853 के चार्टर एक्ट में। और अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है इसको, कंपनी के द्वारा चार्टर एक्ट लाया जा रहा था। और 1857 की क्रांति जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। तो 1857 के फलस्वरूप क्या किया गया, देखा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इसके माध्यम से मतलब इसका संचालन नहीं हो पा रहा है, राजनीतिक इसका जो है वर्चस्व नहीं बना पा रही है भारत में, जिसके कारण बहुत सारे विरोध हो रहा है। इसलिए क्या किया, कंपनी ने इसको पूरी तरह से समाप्त करके, यानी मतलब पूरी, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त करके अपना क्या हुआ, अपना प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन करने लगी। और वो पहला अधिनियम लाया, भारत शासन अधिनियम 1858। उम्मीद है कि जो 1773 से लेके 1853 का जो शासन रहा है, कंपनी का रहा है, उसके बीच जो भी कार्य हुए हैं, जो भी एक्ट आए हैं, उनके बारे में आपको हमने बताया, आपको समझ में आया हो। और ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है, याद कर लेनी है। अब देख लेते हैं
1858 से जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत पर शासन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, भारत जो शासन हुआ था 1858 के, तो भारत शासन एक्ट अधिनियम जो था 1858, उसमें क्या क्या बातें हुई थी इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी हमने बताया कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन लागू हो जाता है यहाँ से। और इलाहाबाद में जो घोषणा पत्र हुआ था वहाँ पे, उसको किसने पढ़ा था? तो कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद घोषणा पत्र पढ़ा गया था और 1 नवंबर 1858 में पढ़ा गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और गवर्नर जनरल का जो पद था, जो भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था, अभी हमने बताया कि विलियम बेंटिक को उस पद को समाप्त करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। यानी केवल पद का नाम बदला गया वायसराय, लेकिन उसका कार्य वही रहा। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो वायसराय कहा जाने लगा, जो गवर्नर जनरल जो पद था उसको वायसराय कहा जाने लगा। और पहला वायसराय जो कौन बने? वो लॉर्ड कैनिंग बने। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के क्या कर दिया? वायसराय कर दिया गया। और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। और 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई जिसे हम भारत परिषद कहते हैं, और ब्रिटेन में रहेगा ये। यानी ये जो भारत परिषद है वो कहाँ रहेगा? ब्रिटेन में रहेगा। और शासन कहाँ करेगा? भारत में। इसलिए आपको ये नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। एक भारत सचिव पद बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था? 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत एक भारत सचिव का पद बनाया गया था। और इसमें यह भी कहा गया कि जो भारत परिषद था, यानी भारत के जो 15 सदस्यीय परिषद थे, उसमें जितने भी सदस्य थे उनको, और भारत जो सचिव था जिसका अध्यक्ष था, उनको जो वेतन भत्ते दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये भी बात इसमें कहा गया। और मुगल सम्राट के पद समाप्त कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जब कंपनी ही नहीं रही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या काम, उसको भी समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो 1858 के अंतर्गत कितनी बातें गई ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 1858 के तहत आपको ये नोट कर लेना है, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या बातें कही गई। तो पहला आपको नोट कर लेना है कि जो इलाहाबाद में एक घोषणा पत्र लाया गया, जो पढ़ा गया किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 में। और गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। पहला वायसराय कैनिंग को बनाया गया। 15 सदस्यीय एक परिषद बनाया गया और एक भारत सचिव पद बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड, भारत सचिव पद जो है किसके अधीन बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इन भारत परिषद के जो 15 सदस्य थे और भारत सचिव के जो अध्यक्ष थे, ये इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो भी भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। ये भी बातें कही गई। और मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। इतनी बातें कही गई थी आपके 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने बताया, अभी एक जगह पर इसको हम नोट कर लेते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर हमने बताया था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होंगे? तो अंतिम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होंगे। और उन्हीं को क्या किया गया? भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये सारे पॉइंट आप कभी कभी अंतिम पूछ देता है। तो अंतिम गवर्नर कौन थे बंगाल के? तो वारेन हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे बंगाल के, वारेन हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। और भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक थे, क्योंकि इन्हीं को क्या बनाया था? प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। तो क्या होगा? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी होंगे। अब देखिए पहला, और अब देखिए अगला पॉइंट है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी थे, क्योंकि इन्हीं के जब ये पद पे थे अंतिम गवर्नर जनरल, उनका नाम बदल के क्या किया गया? उस पद का नाम वायसराय कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है उनको कैनिंग ही क्या रहेंगे? अंतिम गवर्नर जनरल होंगे और प्रथम वायसराय होंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स कि विभागीय प्रणाली जो थे, पोर्टफोलियो सिस्टम जो था, उसको क्या किया गया? लाया गया। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई 1861 जो भारत शासन अधिनियम था। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? गवर्नर जनरल को एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और जो बजट किसके द्वारा सर्वप्रथम लाया गया था? वो लाया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ये भी आपको नोट कर लेना है। बजट प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था भारत में? जेम्स विल्सन के द्वारा। ये आपको नोट कर लेना है। तो 1861 भारत परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विभागीय यानी पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगले 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या कही गई थी बातें? तो इसमें क्या किया गया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। यानी जैसे कि 1909 में आप पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से
मुसलमानों के लिए क्या किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। तो शुरुआत किया गया था निर्वाचन प्रणाली का जो अप्रत्यक्ष रूप से की गई थी वो किया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। ये आपको नोट कर लेना। अप्रत्यक्ष पूछे तो 1892 भारत परिषद अधिनियम लगाना है, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन लगाई गई थी यानी सांप्रदायिक रूप से जो निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी 1909 के पार्लियामेंट अधिनियम में, वो मुसलमानों के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। उसके बारे में हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली 1892 के एक्ट में लाया गया था भारत परिषद अधिनियम में, और बजट पर बहस करने की शक्ति भी दी गई थी। यानी जो बजट था उस पर बहस करने की शक्ति दी गई थी और प्रश्न पूछने की शक्ति थी, लेकिन प्रश्न जो पूरक प्रश्न थे उसको नहीं पूछ सकते थे। केवल प्रश्न पूछ सकते थे, जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं था। बजट पर बहस कर सकते थे, उस पर प्रश्न पूछ सकते थे। तो हमने बताया 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें पहला पॉइंट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाया गया था। बजट पे बहस करने की शक्ति मिली थी, प्रश्न पूछने की शक्ति मिली थी, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला देख लेते हैं 1909 का पार्लियामेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से देखने को मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्लियामेंटो एक्ट 1909, इसमें जो मार्ले थे वो क्या थे, भारत के सचिव थे, और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। अभी हमने बताया कि जो 1858 था उस समय एक सचिव पद की स्थापना की गई थी, और जो गवर्नर था उसका पद नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। तो मार्ले थे आपके भारत के सचिव और मिंटो थे वायसराय। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या किया गया था, 1909 के पार्लियामेंटो एक्ट में सर्वप्रथम जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी मुसलमानों के लिए, और यह जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली थी। नोट करके लिखिए गया। तो कार्यकारी परिषद में शामिल जो पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये विधि सदस्य थे, यानी कार्यकारी भारत परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। वो कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये भी आपको नोट करना है। तो सत्येंद्र सिन्हा जो है ब्रिटिश कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे, और ये विधि सदस्य थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अभी हमने आपको बताया कि 1892 के एक्ट में जो था पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, केवल प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पे बहस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बजट पे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी जैसे प्रश्न आपने पूछा तो उधर से जवाब आया, तो जवाब पे भी आप प्रश्न पूछना वो पूरक प्रश्न हो जाता है। यानी उत्तर पे एक और प्रश्न पूछ देना पूरक प्रश्न कहलाता है। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कहाँ दिया गया, 1909 के पार्लियामेंट एक्ट में। ये भी आपको नोट कर लेना है। और गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा था, सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा था, क्योंकि जो निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी केवल मुसलमानों के लिए, यह फूट डालो शासन करने का नीति से ब्रिटेन ने क्या किया था, यहाँ पे लाया था। यानी केवल मुसलमानों को निर्वाचन प्रणाली के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के केवल मुसलमानों को दिया गया था, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। यानी मुसलमान इसमें उठेंगे और वोट भी कौन देगा, मुसलमान। यानी यहाँ पे फूट डालो शासन करने का नीति लाया गया था, इसीलिए गांधी जी ने इसको सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा था इस अधिनियम को। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला आपका अधिनियम है 1919 का मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू कौन हो गए, तो पहला हमने बताया कि पहले जो होते हैं वो आपके सचिव होंगे, दूसरे आपके वायसराय होंगे। तो चेम्सफोर्ड वायसराय थे उस समय के, और मॉन्टेग्यू जो है आपके सचिव थे। अब इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या किया गया, तो प्रांत में द्वैध शासन शुरुआत की गई थी। तो जैसे कि बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव लाया था, उसी प्रकार इसमें क्या किया गया था, प्रांत में द्वैध शासन लाया गया था, डुअल सिस्टम। और इसमें आरक्षित विषय जो थे यानी आय यानी कार्यकारिणी परिषद को दी गई थी, और राजस्व वित्त जैसे पुलिस जो है आरक्षित में रखा गया था। और जो हस्तांतरित विषय था उसमें व्यय यानी मंत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य रखा गया था। तो आरक्षित विषय में आय के जो प्राप्ति थी यानी राजस्व वित्त पुलिस को रखा गया था, और हस्तांतरित व्यय यानी मंत्री को दिया गया था, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य का इसमें प्रबंधन किया गया था। तो दो विषय रखे गए थे, यानी डुअल शासन लाया गया था, उसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो बार में लाया गया था। यह उत्तरदायी शासन शब्द इसी में लाया गया था। 1919 का अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द का उत्पत्ति होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो उत्तरदायी शासन शब्द आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था 1919 वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। द्वैध शासन लाया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली लाई गई थी, जो आप फिलहाल में आप संसद में पढ़ते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार से केंद्र में क्या किया गया था, वहाँ पे द्विसदनात्मक प्रणाली कहाँ लाई गई थी। तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली जब पूछे तो वो लाया गया था 1919 का अधिनियम के तहत।
और प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो केंद्र में जो द्विसदनात्मक प्रणाली लाई गई थी उसमें एक राज्य परिषद बनाया गया था और एक केंद्रीय विधानसभा। जैसे कि आप देखते होंगे फिलहाल में जो संसद है उसमें लोकसभा राज्यसभा है, वो वही प्रणाली यहाँ पे लाई गई थी और उसी का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है संसद में, लोकसभा राज्यसभा। तो ये किस अधिनियम में देखने को मिलता है? तो 1919 के अधिनियम मिलता है। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली कब लाई गई थी? 1919 के अधिनियम में। इसमें थे आपके राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए रखा गया था और केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे वो 145 थे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रखा गया था। लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश इसी अधिनियम के तहत की गई थी और ली आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में, ये आपको नोट कर लेना है। तो और लोक सेवा आयोग की गठन का जो सिफारिश है इसी अधिनियम के तहत की गई थी और सिफारिश जो है ली आयोग के तहत 1926 में पीएससी की स्थापना की गई थी और महिलाओं के लिए पृथक जो है वोट देने का अधिकार किया गया था। तो इस अधिनियम में तो 1900 अधिनियम के जो 1919 का अधिनियम था उसके तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। उसके साथ साथ सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों को भी लागू कर दिया गया था वोट देने के लिए। 10 वर्ष बाद किया गया था। इस समीक्षा आयोग की स्थापना की गई थी और 1921 में यह अधिनियम लागू हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। जो 1919 का अधिनियम है यह 1921 में लागू हुआ था और जब पीएससी के जो आपकी स्थापना हुई थी 1926 में, उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे सर रॉस बार्कर बने थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। सर रॉस बार्कर बने थे इसकी अध्यक्ष जो पहले बने थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको सारी बातें आपको समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।